हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम बात करेंगे डू एंड डस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, डू और डस को लेके ना हमेशा यूजुअली बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, क्योंकि इसमें दो केस बनते हैं, इसलिए हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम किस जगह पे कौन सा ये प्रॉपर जगह जहाँ हम डू डस का यूज़ करेंगे। पर इस लेसन में केवल 6 मैजिकल सेंटेंस से आप डू डस का यूज़ करना सीख जाएंगे। केवल डू डज ही नहीं, और भी जितने सारे जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, उसका थीम यही रहेगा कि मैं आपको केवल 6 मैजिकल सेंटेंस बताऊंगी, और जिससे जो है हमारा इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इजली इंग्लिश बोल पाएंगे, चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा लेसन है, ये है हमारा लेसन नंबर 18, जिसमें हम डू और डज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले देखो, मैंने लेसन नंबर 17 तक कंप्लीट किया है। लेसन नंबर 16 तक तो मैंने जस्ट जो डेली यूज़ के कुछ सिचुएशन होते हैं उसे पढ़ाया। उससे बस ये हुआ कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो पहले डेवलप हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, तभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, मुझे आगे भी सीखना है। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ बहुत ही बेसिक सिचुएशंस को लिया, उसे मैंने पढ़ाया अप टू लेसन 16। लेसन 17 में मैंने आपको ओवरव्यू दिया, मतलब अब हम एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं कि बस अब इंग्लिश सीखने के उस पहले कदम पे चढ़ चुके हैं, है ना। पहले आपका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, फिर आप क्या किए कि हम चढ़ चुके हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि जो हम बुकिश लैंग्वेज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें टेंस क्या है, किस तरह से प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट टेंस होते हैं, उसके फिर 4 फॉर्म होते हैं, वो सब मैंने बताया है। वो आप लेसन नंबर 17 में जा सकते हैं, जो कि तो इससे ना आप लेसन नंबर 18 को रिलेट कर पाएंगे कि जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, मान लो जो हमारे किताब में जो दिया हुआ बुकिश लैंग्वेज, जो हमें याद नहीं रहता, और आज से जो ये लेसन स्टार्ट हो रहा है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इसे बिल्कुल फ़न की तरह पढ़ना है, इसे डरना बिल्कुल भी नहीं है, और बर्डन नहीं समझना है चीज़ों को। तो चलो देखो, इसलिए डरिए मत, और बस हमें एक कोशिश करनी है, और एक कोशिश तो हम करके ज़रूर देख सकते हैं। इसलिए कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है ना कि सब कुछ आपके तबीयत पे डिपेंड करता है। आपके इंग्लिश बोलना आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता है कि आप मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं, या आप इंग्लिश मीडियम से हो के भी आपकी ग्रामर उतने स्ट्रांग नहीं है। ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, मैटर बस करता है आपका तबीयत, आपका डेडिकेशन, आपका लगन। आप कुछ भी सीख सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से ना। मैं आपको ये तो बिल्कुल, देखो मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं आपको इंग्लिश में पीएचडी करवाने वाली हूँ, या आप एक दिन में इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, 10 दिन में इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बेसिक से ही नहीं स्टार्ट करेंगे, या आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो आप कहाँ से बोल लेंगे, सामने वाला आपको कुछ भी बताए। तो देखो, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। जिन्होंने 16 लेसन पहले के नहीं देखे, वो भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ से ही हमें एक एक नई चीज़, जो मेरा 6 मैजिकल सेंटेंस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहाँ से ही हो रहा है। ठीक है, और बस 6 तरीका के मैं आपको सेंटेंस बताऊँगी, जिससे आप किसी भी तरह का इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत लोगों को आती भी होगी, पर देखो बहुत लोगों को नहीं भी आती होगी, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स सबके लिए है, कोई उम्र नहीं है। जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। और देखो, कुछ कुछ चीज़ें याद रखो, कब और जब जो है इसका इंग्लिश यूज होता है व्हेन, कहाँ और जहाँ के लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं वेयर, क्यों के लिए वाई, क्या के लिए व्हाट, कैसे के लिए हाउ, कौन के लिए तो हम हु का यूज़ करते ही हैं, किसे के लिए भी हम हु का ही यूज़ करते हैं, किसको के लिए हम हुम का यूज़ करते हैं, जिसको के लिए भी हम हुम का यूज़ करते हैं, किस तरह से के लिए हम समहाउ का यूज़ करते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बच्चों वाली चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो, जो मेरा 6 मैजिकल सेंटेंस वाला कोर्स जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसमें बस इसी के बेसिस पे मैं आपको इंग्लिश सिखा दूँगी। कैसे, चलो देखते हैं।
रिकैप मैंने कहा कि हर बार थोड़ा सा पीछे देख लीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, ताकि आपको उस चीज़ों को समझने में, रिवीजन करने में इजी होगा। देखो लास्ट क्लास ना जो बुक में हम पढ़ते आए हैं ना, जो कि याद नहीं रहता, बेसिक सी बात है ना, नहीं याद रहता ना, मुझे भी नहीं याद रहता था। तो बुक में इतने ज़्यादा बुक इस लैंग्वेज में दिए रहता था, तो मैंने इसे डिटेल में बताया कि चलो टेंस क्या होता है, काल, वो तीन तरह के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, या कह लीजिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके चार पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह के पास्ट के होते हैं, इसी तरह के फ्यूचर के होते हैं। इसे जाके आप देख सकते हैं एक अपना बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बट हाँ, आज से हमारा जो कोर्स है लेसन नंबर 18 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल जो मतलब कोर है जो इस कोर्स का, मतलब कह सकते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो डू डज में ना बहुत लोगों को परेशानी होती है। होता ये है कि इसमें दो केस बनते हैं। सबसे पहले समझो कि डू डज यूज़ कहाँ करते हैं। डू और डज जब भी मान लो कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है, मतलब एकदम वर्तमान में आप बात कर रहे हैं, उसी जगह पे डू डज यूज़ होगा। कहने का मतलब कि पास्ट टेंस में डू डज का यूज़ नहीं होता है, वहाँ हम डिड का यूज़ करते हैं। वो मैं आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये चीज़ें, एक चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड, जब किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तभी वहाँ डू डज का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो, ता है, ती है, ते है, याद रखना इस चीज़ को। जैसे मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, आप देख पा रहे हैं ना, लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, तब यहाँ डू डज का यूज़ होता है। या जब हम डेली शेड्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब वही प्रेजेंट सिचुएशन में आप डेली शेड्यूल, जैसे मैं खाता हूँ, आप रोज़ ही खाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप रोज़ ही पढ़ते हैं, है ना, इस तरह से। मतलब कहीं भी ऐसा कुछ दिया रहे तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कहने का मतलब बस इतना सा है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डू के साथ हम आई वी यू और दे का यूज़ करते हैं। मतलब आई वी यू और दे के साथ डू का यूज़ होता है। ही सी इट और कोई भी नाम के साथ डज का यूज़ होता है। इसको रट जाओ, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी, इसे आप रट जाइए। सो आई वी और यू और दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, ही सी इट और एनी अदर नेम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। समझ जाओगे, बहुत अच्छी बात है। मैं रटना तो नहीं, रटने को कोई चीज़ को रटना नहीं चाहिए, हमेशा ना उसे समझना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह जाए। लेकिन नहीं हो रहा है, रट जाओ बिल्कुल, ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब डज के साथ हमेशा देखो, ही जहाँ भी ही सी इट और कोई भी नाम होता है ना, कोई भी जब नाम का यूज़ हो रहा है आपके सेंटेंस में, तब यहाँ डज का ही यूज़ होता है। और आई वी यू दे के साथ हम डू का ही यूज़ करते हैं। तो इसे रटना है, रट जाओ, लिख लो कहीं, लिख के इसको नोटबुक में कहीं पेस्ट कर लो, जो भी, ठीक है। तो इसे देख लो अपने हिसाब से। फिर देखो, अब देखो मैंने क्यों बोला कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि देखो डू डस के बारे में मैं आपको दो केस पढ़ाऊंगी। आपने बहुत जगह ना इसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, और इसलिए ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्योंकि देखो डू डस का जो केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 जो है, जो यूजुअली जो कहते हैं डू डज जो प्रॉपर जहाँ यूज़ होता है, वो केस 1 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो केस 2 है ना, ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब कहीं कहीं जो कोई चीज़ें मतलब चलो लग जाती हैं, हाँ है, ऐसा है ही, इसे बदला नहीं जा सकता, उस तरह की चीज़ों को कहते हैं ना एक्सेप्शनल है भाई ये। तो ये एक्सेप्शनल है, बट ये बहुत जगह यूज़ होता है। कैसे, ये जब मैं केस 2 पे आऊँगी तब बात करूँगी। केस 1 को मैं पहले समझाती हूँ, फिर हम केस 2 पे चलेंगे। इसका मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी डू डस का, जिसमें केस 1 केस 2 दोनों को मर्ज कर दूंगी। आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। फिर कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो जो डू डस होता है उसमें सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, देखो कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, वो 3 तरह का होता है। सेंटेंस और वाक्य जो हम बोलते हैं वो बस 3 तरह के ही होते हैं। एक जो सिंपल, या जिसे हम एफर्मेटिव भी कहते हैं या पॉजिटिव भी कहते हैं। मतलब आपका सिंपल वाक्य, मैं खाता हूँ, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। इसमें कहीं भी नेगेटिव वाक्य आया है क्या, मतलब कि नहीं का यूज़ हुआ है, नहीं।
तो जब नहीं का यूज़ हो जाता तब वो नेगेटिव हो जाता। और वहीं अगर क्वेश्चन मार्क का यूज़ हो जाता, क्या मैं खाता हूँ, तब ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो सेंटेंस आप उसी तरह का से ही बना सकते हैं, समझ गए। तो एक हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो प्रश्नवाचक वाक्य को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, उससे हम, जो नकारात्मक वाक्य आप कह सकते हैं, ये सकारात्मक वाले पॉजिटिव होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ यही बात हुई है। इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हो या दिमाग में बिठा लो कि जब भी डू डज का यूज़ जो होता है ना, वो सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। मतलब मैं खाता हूँ तो सिंपल आप बोलिएगा कि ईट आई ईट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब होगा ना कि क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तब वहाँ डू डज का यूज़ होता है, ठीक है। कैसे होता है आगे मैं पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। जो सेकंड केस है ना, जिसे हम एक्सेप्शनल केस बोलते हैं डू डज का, वो ये है कि जब भी आप कोई वाक्य को बहुत जोर दे के बोलते हैं ना, तब वहाँ डू का यूज़ होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जोर दे के उस वाक्य को आपको बोलना है, तब हम डू का यूज़ करते हैं। और वो बात इतनी सी है कि देखो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ यूज़ होगा ही। यहाँ जब भी आप कोई भी वाक्य में जोर दे के बात करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में भी डू डज का यूज़ होता है, डू का यूज़ होता है। ये चीज़ को याद रखना है। और क्योंकि देखो, ऐसे जो कॉमन डू डज का नियम कहता है, वहाँ सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। सिंपल सेंटेंस माने अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, उसमें आपका सिंपल ता पे ती आ रहा है, तो वहाँ डू डज यूज़ नहीं होगा। मगर कुछ इम्फसाइज सेंटेंस होते हैं। इम्फसाइज मतलब किसी भी बात को जोर दे के बोलना। जैसे कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई डू वॉन्ट टू टॉक टू यू, समझ में आ रहा है। तो देखो डू लग गया है, तो देखो ये है केस टू। अभी इस पे हम नहीं चलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आप केस वन पढ़ाएंगे अभी हम आपको। जब केस वन समझ में आ जाएगा तो केस टू जो है ना, वो एक छोटा सा पार्ट है, छोटी सी एक्सेप्शनल है, वो मैं आपको फिर बता दूंगी, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक भी क्लियर है? सेंटेंस किस तरह के हैं यहाँ तक भी क्लियर है कि हम 3 सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा होता है सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एंड देन इस टेबल को ना रट जाओ, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, समझ लो, जो भी आपके लिए उपयुक्त हो आप उसे वो कर जाओ, ठीक है। अगर आपने इसे याद कर लिया ना, आई गारंटी यू, याद नहीं समझिए, ज़्यादा प्रेफर मैं समझने के लिए ही करूँगी। कभी डू डज में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान रखना, और इसे मैं आगे आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी भी। देखो, सिंपल सेंटेंस अब तो समझ आ रहा है ना, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यहाँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जब भी सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, जिस सिंपल सेंटेंस, और ध्यान ये रखना है कि आपके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिया हुआ हो, और वो एक सिंपल सेंटेंस हो। सिंपल सेंटेंस मैंने ता, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, जहाँ मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं लगा है, मतलब नहीं नहीं लगा है, और ना ही वो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है, तब वहाँ डू डस का यूज़ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, डू डस का यही नियम है कि सिंपल सेंटेंस में डू डस का यूज़ नहीं होता है। पर एक चीज़ याद और रखो आप, और देखो ये वाला भी समझा देती हूँ। और यहाँ जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, वहाँ डू डस का यूज़ होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। पर यहाँ जो याद रखने वाली बात है ना, याद रखना, हम केस वन में है, अब केस टू का भी मैंने छोड़ दिया है, तो कन्फ्यूज़ मत करना। एक बहुत ही मेजर नियम है, जिसे हम बहुत बार भूल जाते हैं। कईयों को तो ये समझ में ही नहीं आता है, कईयों को हम ना कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बुक में ना इतना क्रिस्प करके और इतना डिटेल में नहीं समझाया होता है। तो मैं इसे इसी चीज़ में लेके आई हूँ। ये हमारा एक टेबल जैसा है, जिसे आप पहले याद रख लीजिए कि भाई सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस वो भी कौन सा, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है वाला हो, या प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हो, एक डेली रूटीन की बात कर रहा हो, जिसमें ता है, ती है, ते है आता हो, तो वहाँ जो सिंपल होता है उसमें हम डू डज नहीं लगाएंगे। और जहाँ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है वहाँ हम लगाएंगे। पर इसके साथ बात खत्म नहीं होती, अब सुनो। इसके साथ ही साथ जब भी आप डू डज का यूज़ कर रहे हैं ना अपने वाक्य में, तो एस और यस का भी ध्यान रखना है।
एस और ई एस लगता है आपके वर्ब में, मतलब आपकी जो भी क्रिया हो रही है उसके साथ एस और ई एस लगेगा। कैसे? तो ये याद रखना कि सिंपल सेंटेंस में डू डस का तो यूज़ नहीं होगा, पर जो भी आपका वाक्य है उसके साथ ऐसे ही एस लग जाएगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा रुक जाओ, मैं एग्जाम्पल से अभी बता दूंगी। और दूसरा देखो, जब भी आई वी यू दे का वर्ब रहेगा, मतलब आई वी यू दे रहेगा, तो उसके साथ जो है क्या लिखा है मैंने, एज इट इज़ वही रहेगा, वर्ब चेंज नहीं होगा। आई वी यू दे के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं। तो एस ई एस किस केस में लगेगा? केवल ही सी इट और कोई भी नाम के साथ हम एस ई एस लगाएंगे। और यहाँ जब भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होंगे तब तो भाई मेरा डू डज लग रहा है, यहाँ कोई एस ई एस का झंझट नहीं है। तो डू डज वाले कॉन्सेप्ट में अगर डू डज का एक पॉजिटिव सेंटेंस आता है या एक सिंपल सेंटेंस आता है तो हम वहाँ केवल और केवल एस ई एस का यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ डू डज नहीं लगाते हैं। और वही डू डज मतलब ता है, ती है, ते के अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम वहाँ डू डज का यूज़ कर लेते हैं, और जब डू डज का यूज़ हो जाए तो वहाँ एस ई एस नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इससे मैं एग्जाम्पल से बता दूँ तो ज़्यादा ईजी होगा आपको समझने में। देखो ये वाला वही चीज़ है, सिंपल सेंटेंस है, डू डज का यूज़ मैंने ना, ये जो मेरा पहले वाला टेबल है ना, इसे मैंने थोड़ा सा आपको बड़ा करके समझाया है, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ आए। तो पहला रूल जो है हमारा क्या कहता है कि याद रखिएगा, ता है, ती है, ते है आ गया है तो समझ जाना कि वहाँ डू डज यूज़ होने वाला है। पर देख लेना कि अगर वो हमारा सिंपल सेंटेंस है तो डू डज वहाँ यूज़ मत करना, वहाँ जो भी वर्ब होगा उसके साथ एस ई एस लगा देना। और वो भी वर्ब जो होगा वो ही और सी और इट के साथ ही जब वर्ब यूज़ हुआ है तभी एस ई एस लगाइएगा, आई वी यू दे के साथ मत लगाइएगा। यही नियम है पहला, इस एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा इजी होगा। और जो दूसरा है आपका, पहले मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए जैसे सिंपल सेंटेंस का मैं तब से जो कह रही हूँ आपको, तो देखो मैं खेलता हूँ, तो हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है भाई। तो मैं का हो गया आई, खेलना का होता है प्ले। अब यहाँ मैंने आपको क्या बोला, जब भी सिंपल सेंटेंस होगा और ही सी इट के साथ ही, पहली बात तो क्लियर हो गया, जब ता है, ती है, ते है तो दिमाग में आया कि अच्छा हाँ ये तो डू डज का कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ डू डज लगाएंगे क्या? पर यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ऑलरेडी आई दिया हुआ है। देखो पहली बात तो ये है सिंपल सेंटेंस है इसलिए हमारा डू डज नहीं लगा। दूसरी बात है हमने यहाँ आई यूज़ कर लिया। मैंने आपको बोल रखा है कि आई वी यू दे के साथ जो वर्ब है हमारा वो एज इट इज़ वही रहेगा। मैंने यहाँ वर्ब हमारा खेलना है, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, वो एज इट इज़ मतलब सेम जो दिया है वही रहेगा, इसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। वही अगर ही सी इट हो जाता तब हम वर्ब के साथ एस ई एस लगाते। समझ आ गई बातें? बस यही चीज़ है, ठीक है। वह खेलता है, यहाँ देखो अब ही लग गया, ही के साथ ही प्लेज, एस क्यों लगा भाई? क्योंकि यहाँ ही का यूज़ हुआ है, यहाँ सी का यूज़ होगा, इट का यूज़ होगा, तब हम वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे। मैं खेलती हूँ, यहाँ अगेन आई आ गया तो आई प्ले। मैं खेलता हूँ आई प्ले, वो मैं खेलती हूँ आई प्ले, क्योंकि आई वी यू दे के साथ एस ई एस नहीं लगता है। तो आई और प्ले हो गया, सिंपल वर्ब के साथ एस एस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ही सी इट लिख रहे हैं तो आपके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते का नियम फॉलो कर रहा है, तो आपको आपके जो भी वर्ब है उसके साथ जो है ना एस या एस लगाना होगा, जो भी सूट करता है। मतलब मान लो अब एस वाला क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो मैं जाता हूँ तो आई गो, बट वह जाता है, ही गोज, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, गो वेंट गो, गॉन वाला, ठीक है। तो उसमें वो उसमें भी मत समझिए, गो का तो हम यहाँ गोज ही लिखेंगे है ना, तो वहाँ एस ई एस इस तरह से लगाएंगे। समझ में आ रही है चीज़ें? कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे पूछ लो। तीसरा मान लो वह वहाँ जाता है, ये मैं सिंपल सेंटेंस का आपको बता रही हूँ। तब वह का हो गया ही, और ही के साथ हमारा नियम क्या कहता है कि जो भी आपका वर्ब है उसके साथ ई एस लग जाएगा, ई एस या एस। अब जो सुटेबल हो वो हम लगाएंगे, है ना। तो ही गोज, वहाँ का हो गया देयर,
उसी तरह से वह जाता है, तो आप क्या लिखिएगा, जाना का तो हो गया गो, और चूंकि यहाँ ही लगा हुआ है तो ही के साथ एस सी एस लगेगा, हमारा नियम कहता है, ता है ती है ते है भी है, तो इसीलिए ही गोज। मैं आती हूँ, आई कम, मैं जाती हूँ, आई गो। अब यहाँ एस सी एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ एस सी एस नहीं लगता है। वह वापस आती है, तो सी कम्स बैक, कम्स है, एस लगा हुआ है, क्यों लगाए हम एस, क्योंकि ही सी इट और एनी अदर नेम के साथ एस सी एस लगता है। मैं वापस आती हूँ, आई लगा हुआ है इसलिए आई कम बैक। अंतर समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई ना, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वहाँ पास अगर हमारा डू डज तो लगता ही नहीं है, और जब भी ही सी इट और एनी अदर नेम होगा तो एस सी एस लगा देते हैं, पर वहीं आई वी यू दे का यूज़ होगा तब हम वहाँ वर्ब को वैसे ही छोड़ देते हैं लिख के, उसके साथ एस सी एस नहीं लगाते हैं। उसी का मैंने एग्जाम्पल बताया। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ हम डू डज, मैंने डू डज का जो मेन रोल है ना, वो डू डज जो है वो हमेशा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ लगता है, इसके सिंपल सेंटेंस के साथ नहीं लगता है, बस ये याद रखना है। और सिंपल सेंटेंस में जहाँ भी ही सी इट का यूज़ हुआ है वहाँ हम एस सी एस को लगाएंगे, बस इतना सा ही नियम है। उस चीज़ को समझेंगे ना एग्जाम्पल से बार बार तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये फिर वही, ये इस तरह से आपको अभी दिख रहा होगा कि मैम ये क्या करेक्ट किए हैं, क्या रॉन्ग किए हैं, तो बस थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे ले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। इस ये वाला जो मेरा टेबल है ना दोनों, इसे ही मैंने हाफ ऑफ पार्ट में फिर थोड़ा लार्ज करके आपको समझाया है। पहला रूल मैंने आपको बता दिया सिंपल का, उसका एग्जाम्पल भी बता दिया। अब जो सेकेंड है उसे ही मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ डू डज तो लगेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ गया, कंफ्यूज मत करना, ये जो है ये आपका मेन है। मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, इस तरह का जब सेंटेंस है समझ जाना कि ये डू डज का खेल है, मगर वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ बस एस ई एस का ध्यान रखना है। क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, जब इस तरह के सेंटेंस आने लगेंगे तब हम डू डज का यूज़ कर देंगे। और यहाँ जो है वर्ब का एस ई एस का कोई चक्कर नहीं है, जहाँ भी डू डज लग गया आपका वर्ब जो है वो सेम रहेगा, यहाँ एस ई एस का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से मैं कुछ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के एग्जांपल्स को समझाती हूँ। जैसे कि मान लो जहाँ भी कोई दिक्कत आए ना, थोड़ा सा वीडियो को बैक करो और फिर समझ जाओ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का बताते हैं, तो यहाँ पहली बात जो मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है कि वर्ब जो है वो एज इट इज़ रहेगा। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ मैनेज करिएगा मेरे साथ, ठीक है। और अब समझो यहाँ कुछ चीज़ें, वह नहीं खेलता है। सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आ रहा है। दूसरी बात है नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, वह नहीं खेलता है। माइंड में आपके तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अच्छा यहाँ तो डस का यूज़ होगा। अब डस का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि ही सी इट और एनी अदर नेम के साथ हम डस का यूज़ करते हैं, और आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ ही यूज़ हुआ है तो यहाँ डज यूज़ हुआ। डज के बाद ये जो आपका नहीं यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ नॉट यूज़ हुआ। देखो डी ओ ई एस एन के बाद ऊपर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा एन ओ टी करके भी लिख सकते हैं, दोनों आप पे है। देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो होता है डजंट, 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 और डी ओ ई एस एन ओ टी पूरा कंप्लीट लिखेगा तो उसका होता है डज नॉट, और दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो ही डजंट प्ले, मैंने आपको बताया ही है कि एस सी एस का तो कोई चक्कर नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो प्लेज आपके मन में आ रहा हो या प्लेज आ रहा हो, मैंने एस आ रहा हो, ई एस लगाने वाला आ रहा हो, तो ये सारी वाक्य गलत हो जाएंगी। आपका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा ही डजंट प्ले, तो ये आपका सही है। इसी तरह से क्या वह खेलता है, अब देखो इसे कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ क्या लग गया, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह खेलता है, तो पहली बात तो यहाँ क्या लगा है। दूसरी बात आपके वाक्य के अंत में ता लगा हुआ है तो आपका डज का यहाँ यूज़ होने वाला है, डू डज का। पर अब चेक कर लो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह है, वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ हम डज लगाते हैं। और याद ये रखना है कि जब भी आपको क्या पूछ दिया वाक्य के बाहर में,
तब आप डज को अपना बाहर ले आइए। जैसे यहाँ मेरा डज अंदर था, क्योंकि यहाँ तो क्या वाला ऑप्शन नहीं था ना, पर यहाँ आपको क्या बाहर पूछ दिया है, तो इसलिए डज को बाहर ले आइए। सो डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। डज ही प्लेज या ई एस या एस मत लगाइए, ये गलत हो जाएगा। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो डज ही प्लेज ये हमारा करेक्ट वाला हो गया, ठीक है। और इसके साथ अपना क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बस यही चीज़ें थी समझने की, डू डज का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है। अब जो मेन है, जो मैं आपको तब से कह रही हूँ ना कि आज से हम एक नया जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं समझ लीजिए, या हम पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं कि कोई भी इंग्लिश हो, जब हम डेली लाइफ में कोई भी इंग्लिश बोलते हैं ना, आप जो भी वाक्य बोलते हैं उसके बस 6 प्रकार बनते हैं। अगर आप सच में मतलब उस चीज़ों को नोटिस करेंगे तो 9 मैंने क्यों लिखा है मैं आपको भी बता दूंगी आगे। मेन आप 6 पे फोकस करिए, ठीक है। तो केवल 6 प्रकार ही बनते हैं उस सेंटेंस के, उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता है। आप अगर बनता है तो आप उसे कमेंट में बताना, मैं उसका इंग्लिश आपको बताऊंगी, ठीक है। और उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता है। तो ऐसा कहीं होगा ही नहीं कि अगर हम मान लो कि 6 फॉर्म अगर हम सीख गए तो उसके बाद तो कहीं कुछ बचा ही नहीं ना कि हमें और नहीं आ रहा है, या कोई और जो है वो दूसरा इंग्लिश बोल रहा है, इस वाक्य को हम नहीं बना पा रहे हैं, भाई हम तो इतने ही सीखे थे। तो ये सब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे मैजिकल सेंटेंस कहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखो, मान लो मैंने एक वाक्य लिया, वह खेलता है, वह खेलता है। इस चीज़ को ना थोड़ा अभी आप इग्नोर करिए। मैं आपको एक ही के साथ भी दिखा दे रही हूँ जहाँ हम कंप्लीट एस एस यूज़ करेंगे। एक आई के साथ भी दिखा दे रही हूँ। आई मैंने आई वी यू दे कुछ भी रहता है उस जगह पे, सब्जेक्ट के जगह पे, तो वहाँ जो है एस एस तो नहीं लगता। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल के 6 फॉर्मेट दिखा रही हूँ। मैंने एक वाक्य के 6 फॉर्मेट कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। उससे ज़्यादा फॉर्मेट नहीं बन सकते, बस वो उतना ही है। और बनाने को तो आप बहुत कुछ बनाए, मैंने जो मतलब कोर है जिसको घुमा घुमा के फिर आप उसमें जोड़ सकते हैं। पर अगर ये 6 चीज़ें आप सीख गए ना तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लो कि मेरा पहला एग्जाम्पल है, वह खेलता है। वह के साथ सबसे पहले नोटिस कर लो कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ गया है, हमें यहाँ डू डस का यूज़ होने वाला है। पर अब हम नोटिस कर रहे हैं कि वह खेलता है। मुझे तो बताया गया है कि भाई देखो, जब भी ये सिंपल सेंटेंस है हमारा तो वहाँ डू डस तो लगना नहीं है। तो बस अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, हमें अपने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा ही है, वह का हो गया ही, और ही के साथ लगता है एस और ई एस। तो हम यहाँ लगा दिए अपना जो भी मेरा वर्ब था, वर्ब का हो गया खेलना, प्ले, प्ले के साथ हमने एस लगा दिया, ही प्लेस, काम खत्म। पहला फॉर्म, पहला सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा, वह नहीं खेलता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ नहीं आ गया, वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, ठीक है। तब हम यहाँ क्या बोलेंगे कि ठीक है नहीं आ गया है, मतलब कि, और ता है, ती है, ते है, मैंने डू डज का यूज़ होगा। ही है तो ही के साथ हम डज लगाते हैं, ही के साथ ही, से इट और एनी अदर नेम के साथ डज लगता है। क्यों लगता है मैंने आगे लिखा है आपको, उसे फिर से रिवाइज करिए। और नहीं है तो उसके साथ देखो यही वाला मैं बोल रही थी, या तो आप डज नॉट पूरा लिख लीजिए या आप डजेंट भी लिख लीजिए। उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डजेंट, इसका होता है डज नॉट। तो दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे तो चलेगा। ही के साथ डज लगता है, नहीं था तो हमने नॉट लगाया, और उसके बाद प्ले लिख दिया। यहाँ एस क्यों नहीं लगाए हम, क्योंकि यहाँ डस के साथ एस नहीं लगता है। डू डस के साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस नहीं लगता है, समझ गए। तो वह खेलता है, वह नहीं खेलता है। और मेरा क्या सेंटेंस बन सकता है, एक बनेगा, क्या वह खेलता है। मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, सिंपल सेंटेंस, वह खेलता है। फिर मैंने एक बता दिया, वह नहीं खेलता है। अब जो तीसरा सेंटेंस बन सकता है ना उसी वाक्य का, वो बनेगा, क्या वह खेलता है। और जैसे ही क्या आ गया तब आप क्या देखिए, यहाँ इसे फिर से अभी साइड रखिए, अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम इस वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। हाँ, तो देखो फिर क्या वह खेलता है, तो सबसे पहले क्या आ गया, ता है, ती है, ते है लगा है, तो डू डज का यूज़ होना है भाई यहाँ। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्या है तो डज को हम बाहर कर दिए, फिर ही है, ही लगा दिया, और प्ले, डज ही प्ले। और ऐसे एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ डज का यूज़ हो गया था। उसी तरह, क्या वह नहीं खेलता है। मान लो इस सेंटेंस का और क्या बन सकता है, क्या वह खेलता है,
तो डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, क्या है, फिर से आप डज लिखिए। ही है इसलिए साथ डज था, पर क्या लगा है इसलिए हम इसको बाहर ले आते हैं हमेशा। सो डज के साथ ही, फिर वह नहीं, नहीं नॉट यहीं रहेगा। सो डज ही नॉट प्ले, ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि डज लग गया है। और ये जो नॉट है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, एक चीज़ नोटिस करना कि डज नॉट ही प्ले लिख देते हैं, डज के साथ नॉट लगा देते हैं, फिर ही प्ले लिख देते हैं। ऐसा मत करना, ये गलत है। जब भी क्या वाला क्वेश्चन रहे तो हमेशा केवल डस को बाहर लेके आना या डू को बाहर लेके आना जहाँ डू लग रहा है वहाँ। मगर ये देखो यहाँ डू, यहाँ पास डू को मैंने बाहर लाया है। इसी तरह से यहाँ केवल डस को बाहर लेके आना, नॉट को बाहर मत लाना, नॉट का जहाँ जगह है वहीं पुट करना। सो डज ही नॉट प्ले। जैसे ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ देखो ही डज नॉट प्ले, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जो डज और नॉट एक साथ था, चूंकि यहाँ क्या नहीं पूछा था तो इसलिए यहाँ ही के साथ डज लगाए, नॉट लगाए, प्ले लिख दिए। पर यहाँ जब भी क्या का क्वेश्चन आ जाए तो डज को बाहर ले आना और ही नॉट प्ले लिख देना। समझ गए? कंफ्यूज मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और पांचवा स्टेटमेंट जो हमारा बन सकता है वो ये बनेगा, मान लो मैं देखो एक वाक्य को आप कितने तरीके से बोल सकते हैं। पहला आप बोल सकते हैं वह खेलता है, दूसरा आप बोल सकते हैं वह नहीं खेलता है, तीसरा हम बोल सकते हैं क्या वह खेलता है, चौथा हम बोल सकते हैं क्या वह नहीं खेलता है, पांचवा हम बोल सकते हैं वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने स्लैश दिया हुआ है, मतलब मैंने क्यों देखो यहाँ अब चीज़ें शायद आपको क्लियर हो रही होगी पूरी। यहाँ मैंने 9 क्यों लिखा था, क्योंकि एक तो मैंने क्यों से समझा दिया, आप क्यों की जगह आप कब भी लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए, तो ऐसे करके या क्या भी लगा दीजिए तो और 3 सेंटेंस बन गया तो वो हमारा 9 हो गया। पर बेसिक जो है, मान लीजिए आप क्यों सीख गए तो क्यों की जगह ही कैसे लग जाएगा, कैसे की जगह ही कब लग जाएगा, कब की जगह ही क्या, मैंने चारों में से कोई भी अगर एक फॉर्म बनाया है तो उस सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 9 मैजिकल सेंटेंस सिखाए, बट 6 जो है हमारा बेसिक है। अब समझ आ रहे हैं? तो देखो अब इसे कैसे लिखोगे, वह क्यों खेलता है, तो यहाँ ध्यान रखना वह क्यों खेलता है, ध्यान रखना या तो क्यों हो, या तो कैसे हो, या तो कब हो, या तो क्या है, सब तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ही तो बना रहा है ना, इसीलिए हम उस चीज़ों को बाहर ले आते हैं। तो जब भी क्यों, कब, क्या, कैसे होगा तो हम क्या करेंगे। पर यहाँ एक चीज़ देखो, ध्यान रखो, पहले आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आप डस को रखे हैं बाहर और उसके बाहर भी आप वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट को ले आए हैं, ऐसा क्यों। देखो जब भी वह एक, देखो एक वाक्य बना क्या वह खेलता है और एक वाक्य बनेगा वह क्या खेलता है। क्या वह खेलता है, मैं उस बच्चे से पूछ रही हूँ कि क्या वह खेलता है, ठीक है, मान लीजिए, और मैं एक बच्चे से पूछ रही हूँ कि वह क्या खेलता है, मतलब दोनों वाक्यों में अंतर है। आप देखिएगा कि क्या वह खेलता है अलग वाक्य है, मतलब हम पूछ रहे हैं मैंने उसे खेलना आता है क्या, तो नॉर्मल हमारा ये हुआ। मगर वही अगर पूछूं कि वह क्या खेलता है, मतलब वह जो है वो क्या खेलता है, मतलब क्या गेम खेल सकता है। समझ पा रहे हैं, बातों को समझिए, वाक्य को समझिए। तो जब इस तरह के वाक्य हम पूछते हैं ना, मान लो कि वो, देखो ऐसे समझो, या तो हम पूछेंगे कि वह, और उसका एक वाक्य ये भी बन सकता है, मान लो कि वह क्यों खेलता है, यहाँ हम पूछ रहे हैं ना कि वह क्यों खेलता है। इसी तरह से मान लो एक वाक्य और बनेगा कि वह कैसे खेलता है, और एक वाक्य और बनेगा वह क्या खेलता है। तो वह क्यों खेलता है, वह कैसे खेलता है, वह कब खेलता है, वह क्या खेलता है। मतलब अगर ये चारों चीज़ें आपके वाक्य में आ रही हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही तो बना रही है ना, अगर सोचिए तो। और वाक्य के अंत में हमारा ता है, ती है, ते है, तो इसीलिए पहली बात तो क्लियर हो गई कि हम वहाँ डस का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो है, वहाँ हम अब बोलिएगा कि मैम डस को भी आप बाहर ले आई हैं, वो इसलिए ले आया मैंने कि यहाँ पास आप ना मेन वो चीज़ें फोकस करिएगा जो चीज़ आपके वाक्य को इंट्रोगेटिव बना रही हैं। देखो एक तो नॉर्मल था क्या का फॉर्मेट, वो अलग है कि क्या वह खेलता है। यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम खेलते हो, जब इस तरह से क्वेश्चन हम पूछते हैं तब यहाँ डज लगा दिए।
और यहाँ पर व्हाट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ तो हम वाक्य को घुमा के पूछ रहे हैं। एक होता है वह खेलता है, एक होता है कि क्या वह खेलता है। समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत करिएगा। और इसी तरह से पर यहाँ क्या है कि हम पूछ रहे हैं कि वह क्या खेलता है, वह क्यों खेलता है, वह कब खेलता है, वह कैसे खेलता है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें आप पूछ रहे हैं, जैसे मान लो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा कि वह क्यों खेलता है, तो क्यों के लिए वाई लगता है, तो वाई लगाइए, फिर आप डज लगाइए, वाई डज, उसके बाद ही और प्ले। ठीक है। वह कैसे खेलता है, सो कैसे का होता है व्हेन, तो व्हेन डज ही प्ले। उसी तरह से थर्ड हो गया, वह कब, सॉरी कैसे का तो हाँ होता है, कब के लिए व्हेन यूज़ होता है। सो देखो वह कब खेलता है, तो व्हेन डज ही प्ले। फिर होता है वह कैसे खेलता है, सो हाउ डज ही प्ले। उसी तरह से वह क्या खेलता है, सो व्हाट डज ही प्ले। ठीक है। तो इस तरह से आपके चारों वाक्य बनते हैं। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और उसी तरह से इसका भी एक इंट्रोगेट नेगेटिव आप बना सकते हैं। जो हमारा छठा मैजिकल सेंटेंस है वो ये है कि वह क्यों नहीं खेलता है। तो आप यहाँ क्या करिए, वाई डज ही नॉट प्ले। वाई डज ही नॉट प्ले, मतलब देखिए जो मैंने आपको क्या वाला सेंटेंस बताया था उसमें भी मैंने बोला था ना कि नॉट को अपनी जगह पे ही रहने दीजिए। जब भी क्या पूछा जा रहा है कि क्या वह नहीं खेलता है, आप डज को बाहर ले आइए। देखिए क्या वह नहीं खेलता है ये अलग बात है, आप किसी से बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम नहीं खेलते हो, और एक क्वेश्चन हो गया कि वह क्या नहीं खेलता है। यहाँ आपका बात का मतलब ये हो सकता है, या वह क्यों नहीं खेलता, मैंने आप कोई रीज़न पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क तो है ही पर कोई रीज़न पूछ रहे हो। और इस तरह के वाक्य में आप बोलेंगे, आप क्या करिए सिंपल कि जो भी आपका वाक्य है उसे मैंने जिस चीज़ के लिए इम्फेसाइज कर रहे हैं, इम्फेसाइज नहीं मतलब जो भी आपका यूज़ हो रहा है, मतलब वह क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। तो वह क्यों नहीं खेलता है, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई को बाहर ले आइए, फिर आप डज लगा लीजिए। और यहाँ देखिए क्यों नहीं है, इसके बाद अपना लिखिए ही, वाई वह का ही हो गया, फिर नहीं का नॉट हो गया, और खेलना का प्ले हो गया। ऐसे यस लगेगा ही नहीं क्योंकि डज का यूज़ हो रहा है यहाँ। ठीक है। तो वाई डज ही नॉट प्ले। इसी तरह मान लो दूसरा है कि वह, देखो हाउ माने कैसे, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। सो वह कैसे नहीं खेलता है, तो हाउ डज ही नॉट प्ले। फिर हो गया कि वह कब नहीं खेलता है, मतलब मान लो कि ऐसा हो कि कोई बच्चा है वो सुबह नहीं खेलता है, शाम में खेलता हो, तो हमें उसके बारे में पता लगाना है, तो हम पूछेंगे वो कब नहीं खेलता है। तो जब कब यूज़ हो गया तो आप व्हेन यहाँ लगा दीजिए, फिर आप डज लिखिए। सो व्हेन डज ही नॉट प्ले। फिर उसके बाद वह क्या नहीं खेलता है। अब किसी बच्चे का कोई चॉइस जानना है हमें, तो आप क्या करिए कि जो क्या के लिए व्हाट को आगे ले आइए और उसके बाद व्हाट डज ही नॉट प्ले। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने टोटल 9 सेंटेंस बनाना सीख लिया है ना। और ऐसे तो बेसिक हमारा 6 ही हुआ। ये जो क्यों, कैसे, कब और क्या है, ये चारों में से आप कुछ भी लगा के आपका सेंटेंस बन सकता है। तो सबसे पहले चीज़ जो ये है, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इन सेंटेंस के अलावा भी कुछ सेंटेंस का कोई, इस सेंटेंस का कोई फॉर्म बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। और अगर इस तरह से हम एक एक चीज़ों को, मान लो एक सेंटेंस के हम नॉनो एग्जाम्पल जब लेते चलें, तो फिर तो इंग्लिश कितना ईजी हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है, वह क्यों नहीं खेलता है, वो क्यों खेलता है, वो क्यों नहीं खेलता है, बस। ठीक है। और जब भी इस तरह से हो जाए क्यों, कैसे, कब और क्या, तो उसमें जो इसके 4 फॉर्म बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। इस 4 फॉर्म को आप यहाँ लगा सकते हैं। वह क्यों खेलता है, वह कैसे खेलता है, वह कब खेलता है, वह क्या खेलता है। ठीक है। तो कहीं भी कोई डाउट नहीं हुआ। और यहाँ मैंने ही के साथ आपको पहले बताया, क्योंकि ही के साथ एस ई एस लगता है ना। और दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो एक बार आई के साथ भी समझ लेते हैं। तो जो फिर मान लीजिए जो भी कन्फ्यूज़न होगा ना वो भी दूर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अब मैं थोड़ा सा रिलेट कर करके पढ़ाऊंगी तो चीज़ें और क्लियर होगी। जैसे मान लो मैंने पहले आपको बोला वह खेलता है, तो ही प्लेज, और मैं खेलता हूँ, सो आई प्ले,
एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो आई के साथ जो भी वर्ब होता है उसमें एस ही इज नहीं लगता है। फिर मैं नहीं खेलता हूँ, वह नहीं खेलता है। ही डजंट प्ले और ही डज नॉट प्ले। और यहाँ मैं क्या लिखूँगी? आई डू नॉट प्ले। अंतर बस क्या हुआ, यहाँ डज लगा है, यहाँ डू लगा है। यहाँ डू क्यों लगा है? क्योंकि आई, वी, यू, दे और एनी अदर नेम के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, और ही, सी, इट और एनी अदर नेम के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, और ही, सी, इट और एनी अदर नेम के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले पेज में भी पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर अगर मैंने आपको पढ़ाया कि क्या वह खेलता है, सो डज ही प्ले, मतलब ये एक सिंपल उस क्वेश्चन को पूरा ही इंटरोगेटिव वे में हम पूछ रहे हैं, सो डज ही प्ले। और क्या मैं खेलता हूँ, तो डू आई प्ले। यहाँ मैं है, मैं के साथ मन मतलब आई होता है, आई का के साथ डू लगता है, सो डू आई प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। तो डज और डू का जो सारा गेम है वो समझ में आ रहा है ना, क्यों कन्फ्यूज़न होता है। उसी तरह से यहाँ थोड़ा सा और समझ लो। मान लो वह क्यों नहीं खेलता है। देखो यहाँ एक बात आप पूछ रहे हैं, एक लंबा सेंटेंस है आपका प्रश्नवाचक में कि वह क्यों नहीं खेलता है। क्यों भाई, मतलब कोई दिक्कत है तुम्हारे साथ, तुम क्यों नहीं खेलते हो, या वह क्यों नहीं खेलता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वह क्यों नहीं खेलता है। क्यों आ गया, क्यों को वाई को पहले ले आइए, और वह की बात हुई है तो वहाँ डज लगेगा, तो वाई डज ही नॉट प्ले। वह क्यों नहीं खेलता है, सो वाई डज ही नॉट प्ले, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि मैं क्यों नहीं खेलता हूँ, सो वाई डू आई नॉट प्ले। तो डू डस का चक्कर बस इतना ही मैं आपको समझा रही हूँ। और उसके बाद लास्ट वन, वह क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले। और मैं क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा डू डस के कॉन्सेप्ट में। और जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो ये था कि इन सेंटेंसेस के अलावा इन 9 सेंटेंस का मतलब देखो, फिर से समझना, क्यों, कैसे, कब, क्या, इस तरह से आप जो भी और भी मान लो कुछ इंट्रोगेटिव बना लो तो वो अलग चीज़ें हैं। पर ये आप ये नोटिस करो कि इस वाक्य में जैसे मैं खेलता हूँ का मैंने आपको 6 फॉर्म जो बेसिक बताया, जो कोर बताया, उसके अलावा कुछ वाक्य बन सकता है नहीं ना। हम बोलते हैं घुमा फिरा के उसी वाक्य में, जो भी हमारा लोकल लैंग्वेज है या जो भी हमारे लोकल एसेंट है बोलने में, उसे लेके हम बोलते हैं। लेकिन इस 6 वाक्य से ज़्यादा वाक्य नहीं बन सकते। अगर कुछ बनते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमेंट है तो उसे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी।